अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कभी गाना तो कभी शायरी तो कभी कोई उद्धरण, कितने ही तरीकों से शुरू होता है दुनियादारी। आज कुछ अलग करते हैं, एक दिलचस्प वीडियो देखते हैं। वीडियो में दिख रहे श्रीमान का नाम है प्रायुत चान ओचा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी कुछ देशों में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके दौरान अजीब हरकतें करने की हिस्ट्री है इनकी। बीते रोज भी ऐसा ही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कैबिनेट में फेरबदल पर सवाल पूछा। प्रायुत को सवाल पसंद नहीं आया। मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने सैनिटाइजर की बोतल उठाई और पत्रकारों पर छिड़कने लगे। कमाल के लीडर हैं दुनिया में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा उसका मुख्य विषय से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी हमको भी लगता है कुछ फिरकी हो जाए। अब मेन प्लॉट पर आते हैं। इस प्लॉट की कहानी शुरू हुई एक खेत से। फसल कट चुकी थी, पौधों की जिद्दी जड़ें अब भी मिट्टी में जमी थी। किसान ने सोचा एक एक ठूंठ कौन खोदे, समूचे में आग लगा देता हूं। वो आग लगाकर चला गया और इसके चलते ऐसी आपदा आई कि चश्मदीद बोले कि किसी ने एटम बम फोड़ दिया क्या। एक खेत में लगी आग से ऐसा कहर बरपा कि पूरा शहर बर्बाद हो गया। ये दुर्घटना कहाँ की है? खेत में लगी आग इतनी विनाशकारी कैसे हो गई? और इन सब के बीच एक क्रूर तानाशाह कहाँ फिट होता है, सब बताते हैं विस्तार से। शुरुआत शुरू से करते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब की जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोप के देश बड़ी शिद्दत से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज रहे थे। इसमें पहली कामयाबी मिलने वाली थी पुर्तगाल के जहाजी वास्को डी गामा को मई 1498 में। ये हमने उपकार कौन क्या है में खूब पढ़ा है, लेकिन हम जो किस्सा आपको बता रहे हैं वो इसके भी पहले का है। ठीक ठीक कहें तो 1472 का। वास्को को भारत पहुंचने में अभी 26 साल बाकी थे 1472 के हिसाब से। उसी के मुल्क पुर्तगाल का एक और आदमी था जो भारत खोजने के लिए निकला था। इस नाविक का नाम था फर्नांड पो। फर्नांड को भारत नहीं मिला, लेकिन अटलांटिक महासागर से होकर गुजरते हुए उसे एक खूबसूरत टापू दिखा। यह इतना सुंदर था कि फर्नांड ने उसका नाम रखा फोर्मोसा। पुर्तगाली भाषा में फोर्मोसा का अर्थ होता है हद खूबसूरत। इस टापू को खोजने वाला पहला यूरोपीय फर्नांड था। उसकी डिस्कवरी के 2 बरस बाद यानी कि 1474 में पुर्तगालियों ने इस द्वीप को अपनी कॉलोनी बना लिया और खोजने वाले के नाम पर ही इसका नाम रख दिया फर्नांड पो। इस द्वीप को आज की तारीख में हम आइलैंड ऑफ बियोका के नाम से जानते हैं। कहां पर है ये द्वीप? मानचित्र पर इसकी पोजीशन देखिए। ये द्वीप पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट के पास पड़ता है, मेनलैंड से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर। ये द्वीप जिस देश का हिस्सा है उस देश का नाम है इक्वाटोरियल गिनी। साउथ और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास बसा ये छोटा सा देश एक मेनलैंड और कुछ छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। हमने अभी आपसे आइलैंड ऑफ बियोका का जिक्र किया। वहीं पर है देश की राजधानी मलाबो। इक्वाटोरियल गिनी के उत्तर में पड़ता है कैमरून, पूर्व में रिपब्लिक ऑफ कांगो और दक्षिण में है गबोन। फर्नांड पो वो पुर्तगाली नाविक, उसने सिर्फ बियोका आइलैंड को नहीं खोजा था, समूचे इक्वाटोरियल गिनी की भी डिस्कवरी की थी और फिर पुर्तगाल यहां पर आकर अपना कारोबार करने लगा था। उसे कई स्पेशल राइट्स भी मिले थे, स्थानीय आबादी से नहीं, एक बंदर बांट के दम पर। यह बंदर बांट की कहानी क्या है? बात 1494 की है। तब यूरोप में 2 बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां होती थीं, पुर्तगाल और स्पेन। दोनों ज्यादा से ज्यादा इलाके खोजकर उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे। इस होड़ में उनमें आपस में ही युद्ध की नौबत आ गई। इससे बचने के लिए 1494 में दोनों ने एक समझौता किया। उनकी सरकारों ने मानचित्र सामने रखा, ब्राजील को क्रॉस करते हुए एक सीधी रेखा बनाई, उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबवत रेखा। तय हुआ कि इस रेखा के पूर्व में पड़ने वाले सारे इलाके पुर्तगाल के होंगे और पश्चिम में पड़ने वाले इलाके स्पेन के होंगे। यह समझौता कहलाया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस। अब आप मैप पर देखें तो ब्राजील के समुद्री तट के पार पूर्व की दिशा में पड़ता है इक्वाटोरियल गिनी। तो बंटवारे के मुताबिक ये इलाका पुर्तगाल के कब्जे में आ गया।
ये व्यवस्था 18वीं सदी के लंबे हिस्से तक रही, लेकिन 1777 के बरस में इस समझौते के साथ एक समझौता और जुड़ गया। इस बार भी स्पेन और पुर्तगाल के बीच ही हुआ। दरअसल स्पेन अफ्रीका में एंट्री चाहता था और पुर्तगाल ब्राजील में, लेकिन ये ट्रीटी उनके आड़े आ रही थी। तो अब नए सौदे में क्या तय हुआ? पुर्तगाल ने इक्वाटोरियल गिनी को स्पेन के सुपुर्द कर दिया और बदले में स्पेन ने ब्राजील में घुसने का पुर्तगाल का दावा स्वीकार कर लिया और फिर ये देश कहलाने लगे स्पेनिश गिनी। स्पेनिश गिनी, जिसको हम अभी तक आइलैंड ऑफ बियोका को अलग अलग नामों से जान रहे थे, इस स्पेनिश गिनी को गुलामी से आज़ादी मिली 1968 में, यानी वर्ल्ड वॉर से भी कुछ दशक बाद। आज़ाद होने के बाद इसने अपना नाम रखा फिर से रिपब्लिक ऑफ इक्वाटोरियल गिनी और इसके पहले राष्ट्रपति बन गए फ्रांसिस्को उनगेमा। आमतौर पर आज़ादी के बाद देशों का मुकद्दर सुधरता है। सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी मुल्क के लिए नई उम्मीद लाती है, लेकिन इक्वाटोरियल गिनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद उसकी और गत बन गई और इसके लिए जिम्मेदार था राष्ट्रपति फ्रांसिस्को उनगेमा। ये आदमी इतना क्रूर था कि लोग इसे अफ्रीका का हिटलर कहने लगे थे। क्या है इसकी कहानी? सनकी इंसान। ये अपना कार्यकाल ऐसा रख रहा था कि जनता नरक भोगे। कानून बनाया, जो इसकी सरकार की आलोचना करेगा, अपमान करेगा, उसे सजाए मौत दी जाएगी। फिर कहा देश में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं। फिर ये कहा कि इक्वाटोरियल गिनी में एक ही ईश्वर है और उसका नाम है फ्रांसिस्को उनगेमा। फ्रांसिस्को नेतागिरी में आने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, लेकिन 3 दफा फेल हुआ। कोई बात नहीं, कई लोग फेल होते हैं। लेकिन इसके बाद से उसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत होने लगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने अजीब से नियम बनाए। देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म, पुस्तकालयों पर प्रतिबंध, शिक्षकों की हत्या। अगर उसके कार्यकाल में कोई चश्मा भी पहनता था तो उसे गोली मार दी जाती थी, क्योंकि फ्रांसिस्को को लगता था कि ये चश्मा पहनता है यानी पढ़ा लिखा आदमी है, यानी बौद्धिक आदमी है। सनक यहीं नहीं रुकी, उसने देश में अंग्रेजी दवाओं को बैन कर दिया। फिर देश की सारी नावें नष्ट कर दी, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जब इतना सनकी था, बौद्धिकता से इतनी दिक्कत थी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अखबारों का क्या हाल हुआ होगा। वो भी बंद, चर्च भी बंद, सब चीज़ें बंद। यहाँ तक कि ये वाला सबसे ज़्यादा अजीब है, जूतों के पर प्रतिबंध लगा दिया। चश्मे और जूते पर प्रतिबंध, मतलब कितना ही घनघोर चमन आदमी रहा होगा। इस कार्यकाल में कानून बनाने से लेकर किसी केस का फैसला सुनाने तक सारे अधिकार फ्रांसिस्को के पास थे। देश की सारी राजनीतिक पार्टियों का उसने मर्जर कर दिया और खुद को बनाया क्या? प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, आजीवन राष्ट्रपति। उस समय उसके देश की आबादी करीब 2.25 लाख थी। इसमें से 80,000 लोगों को उसने मरवा डाला। बचे हुए में करीब 45% उसके जुल्म से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए। खत्म कब हुआ फ्रांसिस्को का ये सनकपन? ये खत्म हुआ 1979 में, 1979। और इस मुक्त की राह भी हत्या से निकली, यानी हत्या के जरिए एक हत्यारा रवाना हुआ। ये हत्याएं दरअसल पहले से हो रही थी फ्रांसिस्को के अपने परिवार में। उसको लगता था कि मेरे परिवार का ही कोई आदमी गद्दारी कर सकता है, चुनौती बन सकता है, तो जिससे भी उसको चुनौती लगती या संभावना, उसको वो मरवा डालता, भले ही उसके परिवार का क्यों ना हो। इसके चलते जो परिवार के बच्चे कुचे लोग थे वो खौफ में आ गए। उन्हें लगा ये जिंदा है तो हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। और इसी इनर सर्कल ने मिलकर एक तख्तापलट की साजिश की। इसका सरगना साजिश का बना फ्रांसिस्को का अपना भतीजा, जिसका नाम था टिएडोरो। नाम ध्यान रखिएगा, टिएडोरो। पूरा नाम टिएडोरो ओबियांग उनगेमा। फ्रांसिस्को ने जिन लोगों को मरवाया था उसमें टिएडोरो का भाई भी था। टिएडोरो आर्म्ड फोर्सेस का वाइस प्रेसिडेंट था। अगस्त 1979 में उसने सेना को अपनी तरफ मिलाया, तख्ता पलट किया, फ्रांसिस्को पर मुकदमा चलवाया और जानते हैं उसे क्या सजा मिली? 101 बार फांसी से लटकाए जाने की सजा। यह सजा देने के लिए मोरक्को की आर्मी के एक दस्ते को हायर किया गया। अब ये बाहर से क्यों बुलाया? क्योंकि टिएडोरो समेत इक्वाटोरियल गिनी देश का कोई इंसान अपने हाथ से फ्रांसिस्को की हत्या नहीं करना चाहता था। उनको एक हिचक थी, अंधविश्वास था। उन्हें लगता था कि फ्रांसिस्को के पास कोई सुपर नेचुरल शक्ति है, उसे अपने हाथ से मारेंगे तो कुछ बुरा होगा। बहरहाल मोरक्को का दस्ता आया और उसने 29 सितंबर 1979 की शाम तकरीबन 6 बजे फ्रांसिस्को को गोलियों से भून दिया, फायरिंग स्क्वाड ने। अब वो गोलियों से भुन गए, मर गए, सुपुर्द हो गए और देश की सत्ता मिल गई उनके भतीजे टिएडोरो को।
लेकिन टियोडोरो ये भी तानाशाह निकले। फ्रांसिस्को से थोड़ा कम थे पर पर्याप्त क्रूर थे, और तानाशाह तो तानाशाह होते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? टियोडोरो 1979 के साल से, मतलब हमारी पैदाइश के भी कई बरस पहले से सत्ता में हैं और अभी भी हैं। जी, दुनिया में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड टियोडोरो ने बनाया है। इसको लिख लीजिएगा, अभी ये जीके की किताबों में कहो ना मिले। इतने लंबे कार्यकाल में क्या किया इन्होंने, एक उदाहरण देते हैं। 2019 में टियोडोरो की सत्ता के जब 40 साल पूरे हुए तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था द एनिवर्सरी दैट शुड नॉट बी, यानी वो वर्षगांठ जो नहीं होनी चाहिए थी। क्यों ये शीर्षक दिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने? इसकी वजह है टियोडोरो की क्रूरताएं और करप्शन। कैसा है करप्शन, आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब और बहन जी। एक बार किसी आर्टिस्ट ने इसका कार्टून बनाया, उसे जेल हो गई। टीचर ने दोस्त को वॉइसमेल भेजा, सरकारी करप्शन पर नाराजगी जताई, टीचर को भी जेल में सड़ा दिया गया। ये तो हो गई क्रूरता की कहानियां। देश की आर्थिक स्थिति, इक्वेटोरियल गिनी को रिसोर्स कर्स कहा जाता है। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधनों में अथाह रईस, लेकिन आबादी गरीब और वंचित। और क्या प्राकृतिक संसाधन है इक्वेटोरियल गिनी के पास? इसके पास तेल का बड़ा भंडार है। इसकी खोज 1995 में हुई और इसी भंडार की बदौलत ये देश अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। इसके अलावा यहाँ सोना है, हीरा है, यूरेनियम है, बड़ा रिजर्व, गैस का भी भंडार है। अब ये कुदरती दौलत इतनी है, तब तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इसे सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। पर कैपिटा के हिसाब से, यानी औसत के हिसाब से, ये अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में भी है। लेकिन ये आंकड़े कागजी हैं, क्योंकि देश की मौजूदा आबादी है तकरीबन 13 लाख और इसका ज़्यादातर हिस्सा घनघोर गरीबी में है। स्कूल जाने की उम्र वाले आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर, पीने का साफ पानी भी आधी आबादी को नहीं। आबादी बदहाल तो खनिज भंडार से आ रही दौलत कहाँ जा रही है? वहीं जिसकी हम और आप कल्पना कर सकते हैं, टियोडोरो और उसके परिवार के पास। इल्ज़ाम है कि टियोडोरो फैमिली ने देश को एक प्राइवेट कंपनी बना लिया है और इसके संसाधनों की लूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नए किरदार को कहानी में लाते हैं, टियोडोरो के सपूत। इनका नाम है टियोडोरिन। मतलब एक तो नाम में भी ना काफ़ी रचनात्मक हैं। टियोडोरो, टियोडोरिन, पापा राष्ट्रपति और बेटा उपराष्ट्रपति, और दोनों इतने करप्ट की पूछो मत। अय्याशी इतनी लार्जर देन लाइफ कि विदेश की सरकारें भी शर्मा जाएं। शर्माती हैं पर नजर नहीं हटाती। कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। फोकस था 2 आलीशान पानी वाले जहाज़ों पर। इनकी कीमत कितनी होगी? ज़्यादा नहीं, 1800 करोड़ रुपये की थी। और ये जहाज़ किसके थे? टियोडोर और उनके सपूत के। और ये दौलत कितनी है? इक्वेटोरियल गिनी अपनी हेल्थ और एजुकेशन पर साल भर में जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा के ये 2 पानी के जहाज़ थे। और सिर्फ स्विट्जरलैंड की बात नहीं है। 2014 में अमेरिका ने भी टियोडोरिन को करप्शन का दोषी माना। कहा कि इन्होंने करप्शन के पैसे से कैलिफोर्निया में एक आलीशान घर और एक जेट विमान खरीदा। अमेरिका ने संपत्ति जब्त कर ली। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा राष्ट्रपति के बेटे ने करप्शन करके 2200 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में क्या शब्द लिखे वो सुनिए। शेमलेसली लूटेड हिज ओन गवर्नमेंट। अपनी ही सरकार को पूरी बेशर्मी से लूटा, जबकि हमवतन गरीबी में है। एक फ्रांस का उदाहरण भी देता हूं। 2017 में फ्रांस की अदालत ने टियोडोरिन को सरकारी खजाने से चोरी का दोषी पाया। इस रकम से फ्रांस में एक आलीशान महल और कारों का काफिला खरीदा गया था। ये चोरी कितने की थी? पिछले के मुकाबले कम थी, सिर्फ 900 करोड़ रुपए की। अब ये वो चोरियां हैं टियोडोरो फैमिली की जो सामने आ गई। कुछ उदाहरण भर है, अगर पूरा विस्तार से बताएं तो सीरीज बन सकती है। अब मूल सवाल पर आते हैं। इतनी राम कहानी सुना दी कि आज इनको काहे याद कर रहे हैं। आपको ध्यान है एपिसोड की शुरुआत में हमने खेत में लगी आग का जिक्र किया था। ये मामला इक्वेटोरियल गिनी का है, 7 मार्च का है। इक्वेटोरियल गिनी का एक शहर है बाटा, देश का सबसे बड़ा शहर, और यहीं पर एक बड़ा मिलिट्री बेस है जिसके किनारे खेत है। खेत में किसान ने आग लगाई। आग फैलते फैलते मिलिट्री बेस के कंपाउंड में पहुंच गई। वहां के गोदाम में सेना ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद, बम विस्फोटक सब जमा कर रखा था। हाई कैटेगरी का डायनामाइट भी था। खेत की आग पहुंची, धड़ाम धुड़ूम दोपहर 2 बजे से शुरू और उसके बाद अब तक चल रहा है ब्लास्ट। बाटा शहर की कुल आबादी है 30,000 से ज़्यादा। पूरे शहर में एक भी इमारत ऐसी नहीं
जो सीरियल ब्लास्ट से क्षतिग्रस्त न हुई हो। 3 अस्पताल धमाके में तीनों ढह गए। शुरू में कहा गया कि 30 लोग मरे, अब कहा जा रहा है 100 मर चुके हैं और कई मलबे में दबे हैं। लेकिन जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक हैं वो कह रहे हैं कि संख्या हजारों में जा सकती है। CNN, ये अमेरिका का एक न्यूज़ नेटवर्क है, इसने इस धमाके के कुछ चश्मदीदों से बात की तो वो बोले कि ऐसा ऊपर सघन धुआं उठ रहा था कि जैसे किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो। ये हादसा क्यों हुआ? राष्ट्रपति टेडोरो ने इसके पीछे सेना द्वारा बरती लापरवाही को जिम्मेदार बताया। कहा विस्फोटक को ठीक से स्टोर नहीं किया गया, इसके चलते ये हुआ। लापरवाही हुई मान लिया, पर असल सवाल है कि मिलिट्री कैंप के अंदर इतना खतरनाक विस्फोट रखा क्यों था, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, वो भी आबादी वाले इलाके के पास, और वो भी बिना एहतियात के। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राष्ट्रपति इसका जवाब देंगे? क्योंकि रक्षा मंत्रालय तो उन्हीं के बेटे के कंट्रोल में है। सवाल अनसुलझे हैं और कई हैं, मृतक हैं वो भी कई हैं, उनकी भी धीमे धीमे पहचान हो रही है। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी से कह रहे हैं कि मदद करो क्योंकि शहर और उसका ढांचा बर्बाद हो गया। अब पब्लिक पूछ रही है तुम्हारे पास अय्याशियों के लिए इतना पैसा है, अपना शहर बसाने के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद राष्ट्रपति के पास जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ताना वाना मारने के बाद इक्वेटोरियल गिनी की मदद की है। स्पेन समेत कई देशों ने सहायता भेजी। वैसे स्पेन और पुर्तगाल को तो थोड़ा गिल्ट भी कम होता होगा क्योंकि लूट के तो यहीं से ले गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस आपदा से देश देर सवेर उबर जाए, लेकिन तानाशाह से कब उभरेगा अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। पहली सुर्खी धरती से नहीं चांद से है। चीन और रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही है। दोनों मिलकर चांद पर स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इसका ऐलान किया रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने। कहा कि चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करार हुआ है, शोध संस्थान बनाएंगे, बाकी देश भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जब ये खबर पढ़ी तो हमें मन में लगा कि फिर कहो कनपट्टी पे तमंचा लगा के जो दूसरे देशों की रिसर्च हो वो भी चुरा लें, क्योंकि चीन का तो ऐसा ही हाल है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। एशिया पैसिफिक में उनके सर्वोच्च मिलिट्री अफसर हैं एडमिरल फिलिप डेविडसन। उन्होंने ताइवान पर एक चेतावनी दी। कहा कि अगले 6 साल के अंदर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। कहा कि चीन इस इलाके में अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है, ताइवान को उकसाएगा। चीन अपने विमान भेजेगा, ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करेगा। अगर कभी ताइवान ने पलटवार कर दिया और चीन का कोई जहाज गिर गया तो चीन को बहाना मिल जाएगा हमला करने का। अगली सुर्खी तीसरी म्यांमार से। आंग सान सूची सरकार के एक अधिकारी की हिरासत में मौत हो गई। इनका नाम जॉलिन था। रात के समय छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। सेना ने कहा हिरासत में मरे, वजह बताई नहीं। लोगों को लग रहा है कि टॉर्चर किया गया। उनकी लाश पर पीटे जाने के गहरे निशान भी हैं। इसी हफ्ते एक और अधिकारी की भी ऐसे ही मौत हुई थी और इसके बाद से जिन प्रदर्शनकारियों को कैद में लिया जा रहा है उनकी सुरक्षा की चिंता पैदा हो गई है। सूची समेत कई बड़े लीडर, अधिकारी, पत्रकार, नौकरशाह और सामाजिक कार्यकर्ता सेना की हिरासत में हैं और सैकड़ों हजारों आंदोलनकारी तो हैं ही। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है।
तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।